हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएलपी। बच्चों, पिछले मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेशन में हमने चैप्टर 1 शुरू किया था और चैप्टर 1 के 60 to 70% के कोर्सेज को हमने खत्म कर दिया था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हमने किए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एग्जाम्पल्स देखे थे, डिस्कशंस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो सेशन नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस सेशन में आइए, क्योंकि इस सेशन में सिर्फ बेसिक 3 टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन 3 टॉपिक्स को खत्म करके हम चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आज खत्म कर देंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन का पहला टॉपिक है स्टॉक वर्सेस फ्लो, स्टॉक वेरिएबल वर्सेस फ्लो वेरिएबल। बच्चों, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल को समझने से पहले वेरिएबल वाले शब्द को समझते हैं। वेरिएबल होता क्या है बच्चों? इकोनॉमिक्स के टर्म पे वेरिएबल का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, अ वेरिएबल और अ वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड। मतलब ये कि जब हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं तो उसको इकोनॉमिक्स के टर्म पे वेरिएबल बोला जाता है। अब 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। पहला वेरिएबल होता है स्टॉक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल होता है फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वो एग्जामिनेशन में स्टॉक या फ्लो और या फिर इन दोनों से क्वेश्चन जैसे भी हो हर साल आता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए और अच्छे से समझिए कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। बच्चों, स्टॉक और फ्लो समझने से पहले टाइम डायमेंशन को समझिए। टाइम डायमेंशन क्या होता है? टाइम डायमेंशन मतलब जिस भी वेरिएबल में टाइम इंक्लूड हो जाता है। टाइम इंक्लूड हो जाता है मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मैंने आज से मतलब इस हफ्ते में, इस पूरे हफ्ते में मैंने टोटल 20 क्लासेस किए हैं। मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस वीक, ये 7 दिन का जो हफ्ता है, उस हफ्ते में मैंने टोटल 20 क्लासेस कंप्लीट किए। दिस इज कॉल्ड अ टाइम डायमेंशन। मतलब जब समय आ जाता है, डिस्कशन में समय आ जाता है, ए पीरियड ऑफ टाइम कम्स, देयरफॉर इट कम्स एज अ टाइम वेरिएबल और टाइम डायमेंशन। तो बच्चों, स्टॉक का मतलब ये होता है कि स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिसको जो refers to that variable which is measured at a particular point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जिस वेरिएबल को मेजर किया जा सकता है उसे बोला जाएगा स्टॉक। एग्जांपल समझते हैं। अभी मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं? अभी मेरे वॉलेट में इमेजिन करिए 1000 रुपए हैं, तो मैं बोलूंगा इन माई वॉलेट देयर इज 1000 रुपीज नाउ मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा हूं। जब भी कोई वेरिएबल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस करता है उसको स्टॉक बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? स्टॉक वेरिएबल बोला जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर टाइम डायमेंशन नहीं आता। क्यों टाइम डायमेंशन नहीं आता? क्योंकि कोई पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा है। देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, देयर इज नो एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम, सो देयरफॉर इट डज नॉट हैव द टाइम डायमेंशन। इट डज नॉट हैव द टाइम डायमेंशन। ऑन द अदर हैंड, फ्लो क्या होता है? फ्लो इज ए वेरिएबल, फ्लो refers to that variable which is measured over a period of time। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको समझाया एक एग्जांपल देके कि एक हफ्ते में, पिछले हफ्ते में मैंने टोटल 20 क्लासेस की है। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस किया। स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम का, एंडिंग पॉइंट है टाइम का। हफ्ते का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, हफ्ते का एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया जा रहा है। उसके अंदर जो वेरिएबल आता है, जिस वेरिएबल को मेजर किया जाता है, उसको फ्लो बोला जाता है या फ्लो वेरिएबल बोला जाता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। स्टॉक वेरिएबल refers to that variable which is measured at a particular point of time। एक पर्टिकुलर समय, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब मेजर किया जाता है तो उस वेरिएबल को स्टॉक वेरिएबल बोला जाता है। जब एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर हम किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं तो उसको फ्लो वेरिएबल बोला जाता है। ठीक, अब इसमें तो टाइम डायमेंशन नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है, लेकिन इसमें टाइम डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को लेके ही हम मेजर करते हैं कि कितना चेंजेस हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है, कब कम हुआ है, कब ज्यादा हुआ है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको एक वैल्यू मिलता है, एक मेजरेबल वैल्यू मिलता है, इसीलिए इसको
फ्लो बोला जाता है, फ्लो वेरिएबल बोला जाता है। जिस वेरिएबल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब टाइम डायमेंशन होता है, उस वेरिएबल को फ्लो वेरिएबल बोला जाता है। इजी। तीसरा पॉइंट, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक कॉन्सेप्ट मतलब एक जगह पे फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, एक टाइम पे फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, एक टाइम को लेके वेरिएबल फिक्स्ड हो जाता है मेजरेबल में। तो इसीलिए मेजरमेंट में जब एक टाइम को लेके फिक्स हो जाता है, इसलिए इसको स्टैटिक कॉन्सेप्ट बोला जाता है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ये डायनामिक कॉन्सेप्ट बोला जाएगा इसको। व्हाट इज डायनामिक कॉन्सेप्ट? डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के ऊपर कितने सारे चेंजेस आते हैं, वो सारे के सारे चेंजेस हमेशा आते रहते हैं, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो देयरफॉर इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, सीधा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम मेजर करते हैं, इसलिए इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज एवर चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस टाइम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बताया जा रहा है, उसी के अंदर जितने चेंजेस होते हैं, इस चेंजेस होते हैं, इसीलिए इसको डायनामिक कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया का पॉपुलेशन कितना था? ये एक स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे टाइम डायमेंशन यूज नहीं हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन उड़ीसा। अब उड़ीसा स्टेट में कितने मारुति कार्स हैं, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, अभी उड़ीसा स्टेट में कितने मारुति कार्स हैं, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है जिसमें टाइम डायमेंशन नहीं है, तो इसलिए ये स्टॉक वेरिएबल बनता है। तीसरा एग्जांपल, नेशनल वेल्थ। अभी के टाइम पे इंडिया का नेशनल वेल्थ कितना है? जितना भी है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट बनता है जिसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता, इसलिए ये तीनों एग्जांपल स्टॉक के बनते हैं। स्टॉक के तीनों एग्जांपल है, ये डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चों। चलिए एग्जांपल देखते हैं फ्लो के। फ्लो का पहला एग्जांपल है नंबर ऑफ बर्थ्स और डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर 2023। 2023 में कितने डेथ्स हुए, कितने बर्थ्स हुए? बच्चों ये एक पीरियड ऑफ टाइम बताया। 2023 शुरू होता है 1 जनवरी 2023 से, खत्म होता है 31 दिसंबर 2023 में। 365 डेज का पीरियड बना, 365 डेज का पीरियड बना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 365 डेज का पीरियड ऑफ टाइम, उसमें कितने बर्थ्स हुए, कितने डेथ्स हुए, ये एवर चेंजिंग है, कभी कम हुए होंगे, कभी ज्यादा हुए होंगे। तो इसीलिए ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट बनता है, जिसके वजह से इसको फ्लो वेरिएबल बोला जाएगा। दूसरा एग्जांपल, मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग मार्च 2023। मार्च 2023 में कितने मारुति कार्स को मैन्युफैक्चर किया गया है? सेम एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस किया गया है, डायनामिक पॉइंट है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है, जिसके वजह से मारुति कार्स का जो मैन्युफैक्चर है कभी कभी कम हुआ होगा, कभी कभी ज्यादा हुआ होगा, किसी महीने में बहुत ज्यादा हुआ होगा, किसी महीने में बहुत कम हुआ होगा। सो देयरफॉर इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल, जहां पे एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं। तीसरा एग्जांपल, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एक पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं हम। नेशनल इनकम एक पीरियड ऑफ टाइम, एक फाइनेंशियल ईयर में नेशनल इनकम कितना हुआ हमारे कंट्री का, एक फाइनेंशियल ईयर में नेशनल इनकम कितना हुआ। एक फाइनेंशियल ईयर मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 365 डेज। 365 डेज हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है उसके बाद वाले साल 31 मार्च में। 365 डेज मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम बनता है, देयरफॉर इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देयरफॉर इट इज अ फ्लो वेरिएबल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल के बीच में डिफरेंसेस क्या है और इनके एग्जांपल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। ये था पहला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेजेस और इंजेक्शन, ये एक नया टॉपिक है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आता है, कभी कभार क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमको समझना जरूरी है, एग्जाम्पल्स देखना जरूरी है। लीकेज और इंजेक्शन को समझने से पहले हम थोड़ा सर्कुलर फ्लो के डेफिनेशन को वापस देखते हैं, थोड़ा सर्कुलर फ्लो को रिवाइज करते हैं, क्योंकि उसका यूज यहाँ पे आएगा। बच्चों सर्कुलर फ्लो अगर हमने पिछले सेशन का पढ़ाई आपको अगर याद है, तो सर्कुलर फ्लो में हमने ये पढ़ा था कि हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और फर्म्स उसके एक्सचेंज में उनको फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर इनकम प्रोवाइड करते हैं, और जो पैसा हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम में मिलता है वही पैसा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर में देता है, और वही कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बदले में फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये था सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी। सिंपल मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर मतलब क्यों टू सेक्टर? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म है,
4 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, इसके बारे में हमने पहले सेशन में बात की है। पहले सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों, पहले सेशन को एक बार फिर से देख लेना। अगर याद नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट के बारे में तो पहले सेशन को एक बार देख के रिवाइज करिए, फिर दूसरे सेशन को वापस पहले से देखिए। तो हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर होता है सिंपल इकोनॉमी, जिसमें 2 सेक्टर इकोनॉमी इसको बोला जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड है और फर्म है। 3 सेक्टर किसको बोला जाता है? 3 सेक्टर बोला जाता है जब हाउस होल्ड फर्म के साथ गवर्नमेंट आ जाता है, गवर्नमेंट एक कंपोनेंट बन जाता है, एक सेक्टर बन जाता है इकोनॉमी का। 4 सेक्टर कब होता है? हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर आ जाता है। चारों सेक्टर जब आ जाते हैं तब उसको 4 सेक्टर इकोनॉमी बोला जाता है। तो सर्कुलर फ्लो के बारे में आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया वापस आ गया होगा, रिवाइज हो गया होगा टॉपिक। तो इसी के ऊपर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है लीकेज, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इंजेक्शंस। बच्चों लीकेज क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में कुछ कंक्लूजन्स भी मैंने कल बताए थे, जिसमें मैंने पिछले सेशन में बताए थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि टोटल फैक्टर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितना इनकम हाउस होल्ड करेगा उतना ही पैसा खर्चा कर देगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। जितना पैसा कमाएगा उतना पैसा खर्चा करेगा। मैंने बोला था जितना पैसा कमाएगा उतना पैसा खर्चा करेगा 2 सेक्टर इकोनॉमी में। मतलब पैसा जितना आता है उतना जाता है, ना रहता है, ना बचता है, ना सेविंग होता है, ना बचा के रखते हैं। तो इसीलिए जितना पैसा आता है उतना पैसा जाता है। लेकिन अगर सर्कुलर फ्लो में से कुछ पैसा कम हो जाता है, कुछ पैसा हाउस होल्ड या फिर कोई और सेक्टर निकाल लेता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो पैसा सर्कुलर फ्लो में मूव कर रहा है उसमें से अगर थोड़ा सा पैसा निकल जाता है, लीक हो जाता है, इसीलिए इसका नाम लीकेज दिया गया है, लीक हो जाता है, निकल जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को लीकेज बोला जाएगा। जब सर्कुलर फ्लो से कुछ पैसा निकल जाता है, विड्रॉ हो जाता है। कैसे विड्रॉ होगा? बच्चों 2 सेक्टर इकोनॉमी, हमने टोटल चैप्टर्स को 2 सेक्टर इकोनॉमी में ही पढ़ा है। 2 सेक्टर में तो लीकेज नहीं होता, क्योंकि हमने पिछले सेशन में कंक्लूजन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि फैक्टर इनकम जितना होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना होगा, तो लीकेज का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी होता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या है? 3 सेक्टर इकोनॉमी में बनता है हमारा हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। अब हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट में क्या होता है? हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट में आता है, पहला लीकेज हो सकता है जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। गवर्नमेंट आता है मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, तो पहले तो पैसा लोग सेव कर सकते हैं। सेव कर सकते हैं मतलब फैक्टर इनकम में मुझे 100 रुपए मिले, लेकिन मैंने खर्चा सिर्फ 80 रुपए का किया, तो 20 रुपए मैंने बचा लिए घर पे। या तो मैं घर पे बचाऊंगा या तो मैं बैंक में रखूंगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में मतलब बैंक में रखूंगा, तो वो मेरा क्या बनेगा? वो मेरा सेविंग्स बनेगा। बच्चों सेविंग तो बन गया, लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से वो पैसा विड्रॉ हो गया, कम हो गया, क्योंकि 100 आया 80 गया, 100 आया 80 गया, 20 रुपए कम हो गए, 20 रुपए कम हो गए मतलब विड्रॉल हो गया। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में विड्रॉल कहां से हो जाता है? पहला होता है सेविंग, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है तो टैक्सेस भी गवर्नमेंट लेता है, तो जितना इनकम किया जाता है उसमें से कुछ पैसा हम टैक्स में दे देते हैं गवर्नमेंट को, कुछ पैसे हम टैक्स में दे देते हैं गवर्नमेंट को। इसीलिए सेविंग्स और टैक्सेस ये 2 चीजें हैं जहां से लीकेज हो सकता है 3 सेक्टर इकोनॉमी में। 3 सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग्स एंड टैक्सेस दोनों जगह से पैसा निकल के जा सकता है। फिर आता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी मतलब क्या होता है? 4 सेक्टर इकोनॉमी मतलब चारों सेक्टर आते हैं, हाउस होल्ड आता है, फर्म आता है, गवर्नमेंट आता है, फॉरेन सेक्टर आता है। तो इसमें तो सेविंग्स और टैक्सेस के बारे में हम डिस्कस कर लिए। सेविंग्स और टैक्सेस के बारे में डिस्कस करने के बाद इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इंपोर्ट करते हैं। अगर कोई फॉरेन सेक्टर आता है तो फॉरेन से कोई चीजें मंगाते हैं, मतलब हमारा पैसा जाता है फॉरेन में, हमारा पैसा कम होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा निकलता है और वो इंपोर्ट में जाके लग जाता है। तो इंपोर्ट में लग जाता है मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा विड्रॉ हो जाता है, कम हो जाता है। सो देयरफॉर 2 सेक्टर इकोनॉमी, नो लीकेज। लेकिन अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देयर विल बी नो लीकेज। लेकिन अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो लीकेज होगा बाय द वे ऑफ सेविंग्स। जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। सो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड हो जाते हैं तो सेविंग हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, then there will be no leakage.
ये था लीकेज की कहानी बच्चों। अब आता है इंजेक्शंस में। अगर बच्चों पैसा कम हो सकता है तो पैसा ज्यादा भी तो हो सकता है। सर्कुलर फ्लो में अगर पैसा कम हो सकता है तो पैसा ज्यादा भी हो सकता है। कैसे ज्यादा होगा, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंट्रोडक्शन, कोई नया इनकम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, कोई नया इनकम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आ जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो इंजेक्शन बोला जाएगा इसको। क्या इंजेक्शन बोला जाएगा। सर्कुलर फ्लो में जितना पैसा आता है उतना ही पैसा जाता है, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा पैसा आता है तो, और ज्यादा पैसा आता है मतलब सर्कुलर फ्लो में वो ज्यादा पैसा एब्जॉर्ब हो जाता है, सर्कल में वो पैसा जनरेट होना शुरू हो जाता है, वो पैसा मूव होना शुरू हो जाता है, जो ज्यादा पैसा हम सर्कुलर फ्लो में इन्वॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। पहला एग्जांपल टू सेक्टर इकोनॉमी में। टू सेक्टर इकोनॉमी में अगर टू सेक्टर इकोनॉमी में लीकेज नहीं होगा तो टू सेक्टर इकोनॉमी में इंजेक्शन भी नहीं होगा, ड्यू टू द कंक्लूजंस डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। अगर मैंने जो जो कंक्लूजन बताए थे उसमें मैंने ये बताया था कि फाइन फैक्टर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितना आता है उतना ही जाता है, तो आता है जितना आता है उतना जाता है, तो ज्यादा पैसा किधर से आएगा, तो इसीलिए देयर विल बी नो इंजेक्शन। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन, जब फाइनेंस, ये कब बनेगा, जब देयर विल बी नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं तो भाई इन्वेस्टमेंट, हमारा कुछ पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, उससे हमको रिटर्न मिलता है, जो रिटर्न मिलता है वो एडिशनल पैसा होता है, जो रिटर्न मिलता है वो एडिशनल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड हो जाता है तो कुछ पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद उसका रिटर्न मिलता है, रिटर्न मतलब एडिशनल मनी, रिटर्न मतलब एडिशनल मनी, कहीं पे इन्वेस्ट किया, किसी को लोन दिया तो उसका इंटरेस्ट आएगा, अगर इंटरेस्ट आता है तो वो एडिशनल मनी आता है, एडिशनल मनी सर्कुलर फ्लो में मूव करना शुरू करता है। तो टू सेक्टर में अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो देयर विल बी नो इंजेक्शन, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है देन देयर विल बी इंजेक्शंस इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। फिर आता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन है, गवर्नमेंट आ जाता है, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। तीन सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। हाउस होल्ड और फर्म टू सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट भी तो कुछ खर्चे करते हैं, गवर्नमेंट भी तो कुछ खर्चा करता है पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए। तो जो पैसा गवर्नमेंट खर्चा करता है पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए, वो पैसा गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खर्चा करता है। एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल पैसा, एडिशनल पैसा मतलब ये भी इंजेक्शन, एडिशनल पैसा, एडिशनल इनकम इज इंट्रोड्यूस्ड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। लास्ट टॉपिक फोर सेक्टर्स इकोनॉमी। फोर सेक्टर इकोनॉमी मतलब, फोर सेक्टर इकोनॉमी मतलब हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन। अब फॉरेन में जहां पे लीकेज में इंपोर्ट हुआ था तो यहाँ पे इंजेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस होगा गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर से, और एक्सपोर्ट आएगा। एक्सपोर्ट मतलब जब हमारा चीजें हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर का करेंसी हमारे पास आता है। तो जब बाहर का करेंसी हमारे पास आता है तो जिन जिन कंट्री का करेंसी का वैल्यू हमसे ज्यादा है, तो जो पैसा आता है तो हमारे पास एडिशनल वैल्यू आता है, एडिशनल कैपिटल आता है, या फिर एडिशनल इनकम आता है। तो जब एडिशनल इनकम आता है तो वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एडिशनल इनकम ऐड कर देता है, जिससे जो फ्लो होता है उस फ्लो में एडिशनल पैसा घूमना शुरू कर देता है। आई होप बच्चों आपको इंजेक्शन और लीकेज ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आज के सेशन में हमने, आज का सेशन बहुत छोटा रखा क्योंकि आज के सेशन में बहुत छोटे छोटे टॉपिक, 3 टॉपिक बचे थे जो इस चैप्टर को खत्म करते हैं। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया स्टॉक वेरिएबल वर्सेस फ्लो वेरिएबल, मतलब उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझ गए। फिर हमने समझा लीकेज के बारे में, एग्जांपल्स देखे। फिर हमने समझा इंजेक्शंस के बारे में, उसके एग्जांपल्स देखे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। इस वीडियो के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है, ये दोनों सेशन आप एक बार देखिए। अगर पहला सेशन नहीं देखा है तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, पहला सेशन देखिए, दूसरा सेशन देखिए, एक बार और रिवाइज करिए जब तक दूसरा चैप्टर में शुरू नहीं करता, रिवाइज करिए। और आपके एनसीईआरटी में जितने सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड, अगर एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी, या फिर कोई रेफरेंस फॉलो करते हो तो जिस भी रेफरेंस को फॉलो करते हो उस रेफरेंस के पीछे जितने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर को रिलेटेड है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये आपका होमवर्क है, सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जब आप नए वीडियो में आएंगे, नए सेशन में आएंगे, तो उस सेशन में कमेंट करिएगा कि हमने
सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, होमवर्क कंप्लीट किया है। बच्चों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, स्वयं लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि हमारा क्लास 12 का सेशन और क्लासेस शुरू हो चुके हैं। बच्चों को जोड़िए हमारे साथ, अगर पढ़ाई अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए और स्वयं लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।